देखिए आज हम ना 4-5 टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उनमें है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दूसरा होगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल जिसको आप राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, फिर होगा स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग सम करंट उसके बारे में, अगला टॉपिक होगा एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग सम करंट, सर्कुलर कॉइल कैरिंग सम करंट, और एक होगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में। ये डिस्कशन आज हम करने वाले हैं और होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को इसको सबसे पहले कंसिडर करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। एक होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल इज डिफरेंट, राइट हैंड थंब रूल इज डिफरेंट। राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से होगा, राइट हैंड पाम रूल इस तरीके से होता है। राइट हैंड पाम रूल में 3 क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं और राइट हैंड थंब रूल में सिर्फ 2 क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं। एक होता है करंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, या बोल दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, कुछ भी आप कह लो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी जो बेसिकली सिग्निफिकेंस है वो किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अगर आप 2 क्वांटिटीज की बात करो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो ज़्यादा अच्छा है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इससे रिलेटेड है राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल आपने सीधा हाथ लेना है, राइट हैंड देना है उस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें थंब हो गया और इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ द फिंगर्स। ये जो आप देख रहे हैं ना उंगलियां ऐसे घूमी हुई हैं, इनको बोलते हैं कर्ल ऑफ द फिंगर्स। कुछ बच्चों के कर्ली हेयर होते हैं, जैसे वो घूमे हुए बाल होते हैं, उनको बोलते हैं कर्ली हेयर। तो कर्ल जो वर्ड आया ना वो घुमावदार एरिया है, इसकी वजह से घुमावदार पोर्शन है। तो दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ द फिंगर्स एंड दिस इज नोन एज थंब। अब इसमें यह बात याद रखनी है कि अगर थंब करंट को डिनोट करता है तो कर्ल ऑफ द फिंगर से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हो गया करंट। क्या मतलब हो गया कहने का, देखिए अब मान लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से बनाई जाएंगी सर्कुलर फॉर्म में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट बना देते हो तो दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही है, ठीक है ना। अब करंट अगर सीधा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से घूमेंगी, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसी रूल को रिवर्स कर दो, इसी कंसेप्ट को रिवर्स कर दो। अगर करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करेंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये करंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, या जो भी आप डायरेक्शन को कवर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल की ना डबल बेनिफिट होता है। राइट हैंड रूल डबल बेनिफिट का मतलब क्या है राइट हैंड थंब रूल से, देखिए अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर थंब जो है वो करंट है तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। लेकिन इसको रिवर्स बोल दो, अगर ये फिंगर्स जो है वो करंट को शो करती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना, डबल बेनिफिट। रूल समझना तो आसान है लेकिन इसका एप्लीकेशन मुश्किल होता है, वो आप क्वेश्चंस में ही कर सकते हैं। और ऐसे रूल्स के ऊपर जनरली 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो रूल को समझना बहुत जरूरी है। इसी रूल का दूसरा नाम होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसका दूसरा नाम यही होता है, ठीक है ना। कॉर्क स्क्रू रूल का मतलब क्या है, जैसे आप एक पेचकस ले लो, मान लीजिए ये पेचकस है, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं। आप इसको ऐसे कसते हैं, इस तरीके से ऐसे कसते हैं, ऐसे कसते हैं, तो जो स्क्रू है वो अंदर चला जाता है, स्क्रू अंदर चला जाएगा, पेंच जो होगा वो अंदर चला जाएगा जब आप पेचकस को ऐसे घुमाएंगे। स्क्रू ड्राइवर को जब आप इस तरीके से रोटेट करेंगे तो स्क्रू विल मूव इनवर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, एक हो गया ऐसे घुमावदार मोशन इस तरीके से, और एक हो गया इनवर्ड मोशन। अगर ये करंट है तो इनवर्ड मोशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मोशन जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इनवर्ड मोशन, मोशन ऑफ द स्क्रू क्या हो गया, करंट। रिवर्स ऑर्डर में आप बोल सकते हो, 2 चीजें कंसिडर करो, एक तो ये घूम रहा है, इसको बोलेंगे कर्ल, और एक अंदर जाना या बाहर की तरफ आना। स्क्रू पेच को जब आप बाहर निकालते हो, स्क्रू को जब आप बाहर निकालते हो तो इसको ऐसे घुमाते हो, स्क्रू बाहर आ जाता है।
और जब आप इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हो तो स्क्रू अंदर चला जाता है। बताइए ठीक है, स्क्रू का अंदर जाना या उसका बाहर आना, अगर करंट है तो इसका रोटेट करना क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसका रोटेट करना करंट है तो स्क्रू का अंदर जाना या बाहर आना क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में आप बोल सकते हैं, एक चीज को मैग्नेटिक फील्ड बोलो तो दूसरी चीज को करंट बोलो, और पहली चीज को अगर करंट बोलोगे तो दूसरी चीज को मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ये याद रखने की बात है कि राइट हैंड थंब रूल में सिर्फ दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जबकि राइट हैंड पाम रूल में करंट, मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ फोर्स इन्वॉल्व था। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा टॉपिक जो आज का बताना है वो ध्यान दें, अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट है, इट इज कैरिंग सम करंट, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर ले लो, इट इज कैरिंग सम करंट, भाई जाहिर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी एज पर राइट हैंड थंब रूल। देखिए ऐसे हम रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे हम करंट की जगह पे, तो ये फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर को, ये देखिए फिंगर्स जा रही हैं अंदर को, यहाँ हो गया क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही हम यहाँ हाथ रखेंगे, देखिए अंगूठा यहाँ है करंट की साइड में, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स बाहर को आ रही हैं, तो यहाँ बन गया डॉट। मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो एक साइड बनेगी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक साइड बनेगी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक साइड क्रॉस एक साइड डॉट, इस तरीके से। ठीक है, अब फर्ज करिए ये कोई पॉइंट है P, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, इस P पॉइंट पे कितना होगा, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। ये डिस्टेंस को अगर मैं a ले लेता हूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई a, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई a। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और पॉइंट की दूरी कितनी है a, तो वो होगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई a। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, सर्कुलर कॉइल। अब हमने ये जो पहले तो स्ट्रेट कंडक्टर लिया, अब हमने इसी वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया और इसमें करंट एक ट्रेवल करा दिया I। अब मान लेते हैं ये रेडियस जो इसका है सर्कुलर कॉइल का है वो है कैपिटल R, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया P, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल r। बहुत ज़रूरी बात है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला से पहले आप कंसेप्ट को समझिए। अब मान लेते हैं ये करंट कैरिंग लूप है, दिस इज करंट कैरिंग लूप। अब इसकी वजह से जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, उसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे काम है कैपिटल आर करना है, कैपिटल आर को हमने रेडियस माना है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो गया 3/2, ये फॉर्मूला बनता है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया मैं डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा, अभी अगले आने वाली क्लासेस जो होंगे वो हमारी डेरिवेशन ओरिएंटेड होंगी। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट P की दूरी कितनी है, x, कहाँ से दूरी है, सेंटर ऑफ द लूप, जो आपने सर्कुलर लूप कंसिडर किया है उसके सेंटर से P पॉइंट की दूरी कितनी है, x। सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है r, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को जोड़ोगे तो ये बनेगा r, और r की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर एक केस आता है, अगर ये पॉइंट P सेंटर पे आ जाए, अगर ये पॉइंट P जो है वो यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाए, O पॉइंट पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, 0 एट दी सेंटर। अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो x की वैल्यू 0 होगी, इसको आप 0 ले लोगे ना, ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा, तो बताइए b की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2, आर स्क्वायर तो ऐसे लिखा है, x की जगह पे आपने कर दिया 0, होल पावर हो गई 3/2। जब सब कुछ 0 हो गया तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 0 हो गया आर स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अब ये 2 तो ऐसे लिखा है, आर स्क्वायर के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा r का क्यूब। अब आर स्क्वायर से r क्यूब, ये 2 पावर कैंसिल हो गई, फाइनली आपको मिला गया म्यू नॉट आई ओवर 2r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप।
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो आपने लिया उसमें करंट ट्रेवल कर रहा है आई, और कोई दूर पॉइंट पी रखा हुआ है, एक्स दूरी पर पॉइंट पी रखा हुआ है, वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। लेकिन अगर यही पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा ना, सेंटर पे, तो फाइनल आंसर क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r। r यहाँ पर रेडियस है, अगर रेडियस a को लोगे, अगर रेडियस की जगह a लिखते हो तो यहाँ पर भी a लिख देना, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आएगा 2πa, मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर है म्यू नॉट आई ओवर 2r, यहाँ है म्यू नॉट आई ओवर 2πa, सिर्फ और सिर्फ पाई का डिफरेंस आ रहा है, और जो भी आपने वेरिएबल यहाँ लिखा है उसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूजन ना हो, दोनों ये मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं। अब ये आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई, स्ट्रेट कंडक्टर समझ में आ गया, सर्कुलर कंडक्टर समझ में आ गया, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड कैसा होता है, एक स्प्रिंग के जैसा होता है इस तरीके से, है ना। अब इसमें करंट आपने बना दिया आई, करंट इसमें आई पास हो रहा है, कोई भी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है। अब जब आई करंट पास होगा, ये ध्यान दीजिएगा, तो एक साइड से क्या होगा, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड से जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। ये बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। अगर एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही लिखो, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख देते हो तो यहाँ बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब होता है साउथ पोल। तो एक जगह बन गया नॉर्थ और एक जगह बन गया साउथ। अब याद करिए, एक मैग्नेट को, एक मैग्नेट में एक अगर नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, यही तो होता है। सोलेनॉइड में भी एक जगह नॉर्थ बन रहा है दूसरी जगह साउथ बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। समझ गए आप लोग, ये ध्यान बच्चों, ये बहुत अच्छे से समझना कि क्या एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, ये क्वेश्चन बन गया एक। यस, because from one side the current would be clockwise and from the other side the current would be anti-clockwise। तो from one end, at one end north pole create हो जाता है and at the other end south pole is generated और created, और जब दोनों poles create हो गए तो ऑटोमेटिकली वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब एक बात और बताता हूँ, सोलेनॉइड के, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर ये ध्यान रखें, एक सिर्फ सोलेनॉइड, सादा सोलेनॉइड की बात करेंगे, वो मैग्नेट नहीं है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होता है, करंट की वजह से। सोलेनॉइड के अंदर अगर आप बात करते हैं, सोलेनॉइड के इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा सोलेनॉइड के अंदर। लेकिन सोलेनॉइड के बाहर की बात करेंगे, आउटसाइड द सोलेनॉइड, यहाँ पर आउटसाइड की अगर आप बात करते हैं, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। आई होप आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी, नोट डाउन भी साथ साथ करते चलें कि सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा और कमजोर होगा, ठीक है। सोलेनॉइड के केस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करता है कोई, तो आंसर आता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला होता है। अब n यहाँ पर क्या है, बहुत से बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। n का मतलब समझ लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नो, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है n का मतलब। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं स्मॉल एन। टोटल टर्न्स है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको 200 टर्न दे रखे हैं, लेट से 200 टर्न्स गिवन है और लेंथ दे रखा है 2 मीटर, तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे 200 वैल्यू लगा देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। 200 टर्न रखो, 200 टर्न्स होंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय लेंथ भी करना पड़ेगा, तभी स्मॉल एन की वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, बल्कि हमको बोलना चाहिए इनसाइड अ सोलेनॉइड, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है,
ये एक डेरिवेशन भी है, बट क्योंकि हम थियोरेटिकल कंसेप्ट अभी कवर कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज कवर करता हूं जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को ना आप शॉर्ट में बोलते हैं ACL। इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब B.dl। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और इसमें भी अभी एक अधूरापन है। क्या है, यहाँ पे बनेगा एक सर्कल का साइन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है ना, या इंटीग्रल फॉर अ क्लोज्ड पाथ। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर हुआ पॉइंट मैंने क्या बोला? देखिए समझाता हूं मैं। यहां पर एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है I। अब देखिए यहां पर इसके आसपास ना, बल्कि एक काम करते हैं, एक कोई भी पोर्शन ले लेते हैं, यहां से एक कंडक्टर बीच में से पास हो रहा है। अब ये वाला जो पाथ हमने कंसिडर करा, आप देख सकते हैं ये जो पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। तो इसकी ना छोटा सा एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेता हूं मैं, ये हो गया DL। ठीक है, इस एलिमेंट्री लेंथ को मैंने ले लिया DL। ठीक है, ये कंडक्टर, ये देखिए ये इस तरीके से पास हो रहा है। कंडक्टर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट वायर को, वो एक पोर्शन में से पास हो रहा है और इस पोर्शन मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया DL। अब DL होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। करंट ध्यान रखिएगा एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसके साथ एरो साइन नहीं लगेगा। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो भी तो सर्कुलर ही होगी। राइट हैंड थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो वो भी सर्कुलर आएगी। अब मान लेते हैं इसी लूप के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, तो उसके ऊपर भी हमने एक टेंजेंट बना करके मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। ये एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन है जिसकी लेंथ है DL और इसी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है टेंजेंट फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने एरो से दिखा दिया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब यहाँ पे आप देखो कि DL भी ऐसे ही जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। B अगर ऐसे है तो DL यहाँ पर इस तरीके से है। अब दोनों आपस में हो गए पैरेलल। पैरेलल के केस में थीटा कितना हो गया? 0। तो अगर मैं B.dl करता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो फाइनली मुझे क्या लिखना चाहिए? B.dl cos थीटा। थीटा की जगह पे मैंने पुट कर दिया 0 डिग्री, तो आंसर हो गया B.dl cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो गया B.dl। तो B.dl को जब हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के ओपन करा तो आंसर क्या आया? B.dl। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में लिया जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल कैसे? क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या है ये भी समझो। देखो ये छोटा सा एलिमेंट लिया हमने DL, यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, यहाँ छोटा सा एलिमेंट DL, यहाँ छोटा सा एलिमेंट DL। पूरे लूप को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबका हमने अलग अलग B.dl करा। लाइन इंटीग्रल हमने सबके साथ अलग अलग करा। सबको जब प्लस कर दिया उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, सबको प्लस कर दो, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, सबको सेपरेट लेकर के प्लस कर दो तो डायरेक्टली लिख सकते हो उसकी जगह पे क्लोज्ड इंटीग्रल। अब एक चीज और है, क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है कि आपने क्लोज्ड पाथ कंसिडर करा है, मतलब कंप्लीट बंद होना चाहिए। एक जगह से शुरू हुआ तो उसी पॉइंट पे आकर के खत्म भी होना चाहिए पाथ। अब मान लेते हैं अगर आप कोई ऐसा एक पॉइंट ले लेते हो, ऐसा एक पाथ ले लेते हो जो क्लोज्ड नहीं है, तो इसका B.dl, दूसरे एलिमेंट का B.dl, तीसरे का B.dl, चौथे का B.dl, सबका अलग अलग प्लस करना पड़ेगा तो फिर आंसर आएगा। इस केस में आप ये सर्कल का साइन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ में ये 0 का साइन नहीं लगता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो फाइनली एक्सप्रेशन है वो ये है कि B.dl फॉर अ क्लोज्ड पाथ
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक लेंथ एलिमेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट आ रहा है पूरे किसी क्लोज्ड पाथ के लिए, वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। इस कंडक्टर में से जितना करंट पास होगा उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोज्ड पाथ। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये डायरेक्ट आप वैल्यू लगा सकते हैं। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सोलेनॉइड जो पिछले थोड़ी देर पहले अभी हमने सोलेनॉइड डिस्कस किया, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करने के लिए भी एम्पियर सर्किट लॉ हम इस्तेमाल करते हैं।